हम लोग चलते हैं जनाब पहली चीज की तरफ कि एक ऐसा सैंपल सिलेक्ट किया जाए विच इज ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, एक ऐसा सैंपल सेलेक्ट किया जाए जिसमें पॉपुलेशन की तमाम खसूसियात मौजूद हों, तो फिर इस तरह के सैंपल से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारे लिए मोर एक्सेप्टेबल होगा। राइट, पहली चीज तो ये है कि ये चीज समझना जरूरी है कि अब हमारे पास कंप्लीट पॉपुलेशन नहीं है, हम कंप्लीट पॉपुलेशन के ऊपर काम नहीं कर रहे। अच्छा, जब कंप्लीट पॉपुलेशन के ऊपर काम नहीं कर रहे तो देन देयर इज ऑलवेज 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 ए स्मॉल मार्जिन ऑफ एरर। मार्जिन ऑफ एरर जरूर होगा, लेकिन उसको छोटा छोटा करते जाएंगे। किस तरह? कुछ एफर्ट्स करके। पहली एफर्ट ये है कि आप एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सेलेक्ट करें, एक ऐसा सैंपल सेलेक्ट करें जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो। पहली एफर्ट ये है कि आप एक अच्छा सैंपलिंग मेथड सेलेक्ट करें। जब आपने चीज़ों में से सैंपल सेलेक्ट करना है तो आप प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग करें। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मॉडल भी इसे कहते हैं। ये एक ऐसा सैंपलिंग मॉडल होता है जिसमें सैंपलिंग करने से पहले जब आपने सैंपलिंग के इन चार में से एक मेथड डिसाइड कर लिया है, उस वक्त भी हर चीज के सेलेक्ट होने के चांसेस हों और इक्वल हों। कोई मतलब कोई ना कोई चांसेस इनके जरूर हों कोई ना कोई चीज के सेलेक्ट होने के। तो प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग एक ऐसी सैंपलिंग होती है, एक ऐसा सैंपलिंग मेथड होता है जिसको आपने सोच लिया है कि अच्छा चलें जी मैं ना सिस्टमेटिक सैंपलिंग करूंगा, तो फिर भी हर सैंपल के सेलेक्ट होने के चांसेस होने चाहिए। ये ना हो कि आप एक ऐसा सैंपलिंग मेथड सेलेक्ट कर लें जिससे कुछ स्पेसिफिक टाइप के आइटम्स के सेलेक्ट होने के चांसेस बिल्कुल भी ना हो। राइट, फॉर एग्जांपल अमरूदों की रेडी पे अमरूद लगे हुए हैं, आप ये सोच लें कि जनाब मैं जाके सैंपल चेक करूंगा और सैंपल एक ऐसा सेलेक्ट करूंगा जो बिल्कुल सामने सामने वाली लेन में पड़े होंगे ना, सिर्फ वो उसमें से एक उठा के सैंपल सेलेक्ट कर लूंगा, पीछे देखूंगा ही नहीं क्या है। तो ये एक ऐसा सैंपलिंग मेथड है जो अच्छा सैंपलिंग मेथड नहीं है। आप ये सोचें कि मैं जाऊंगा, मैं वहां पे आंखें बंद करके एक अमरूद उठा लूंगा और उसको चेक करूंगा कि वो कैसा है। दिस इज व्हाट वी कॉल सैंपलिंग मेथड, जो कि प्रोबेबिलिस्टिकली सैंपलिंग मेथड है। सिंपल रैंडम सिलेक्शन एक ऐसा सैंपलिंग मेथड होता है जिसमें हर चीज के सिलेक्ट होने के चांसेस इक्वल होते हैं। राइट, कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो कभी सिलेक्ट नहीं होगा। तो आपकी पॉपुलेशन के अंदर जितने भी आइटम्स ऐसे हैं वो कभी ना कभी जरूर सिलेक्ट हो जाएंगे, हर एक के सिलेक्ट होने के चांसेस हैं। तो इस तरह के मेथड को सिंपल रैंडम सिलेक्शन कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से था 12 लोग थे, आपने उसमें से जो है ना वो 2 नंबर 5 नंबर 8 नंबर 10 नंबर रैंडमली सिलेक्ट कर लिए कि यार अच्छा चलो 1 3 5 7 आ जाओ, 2 4 5 9 आ जाओ, या जैसे इसने 2 5 8 10 लिखा हुआ है, तो जो मर्जी रैंडमली सिलेक्ट हो जाए। तो अगर इन 12 में से मैंने एक बंदा सेलेक्ट करना है और मैंने कहूँ कि जनाब आप लोगों में से कल मैं सैंपलिंग करूंगा, आप सारे लोग तैयार होके आइएगा, तो जो है ना सारे लोग तैयार होके आएंगे क्योंकि किसी के भी सिलेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। राइट, देयर इज अनदर मेथड विच इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग ये होती है कि आप एक सिस्टम डिफाइन कर लेते हैं। आप सोचते हैं कि एक आइटम सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद 2 छोड़ के अगला आइटम, फिर उसके बाद 2 छोड़ के उससे अगला आइटम, फिर 2 छोड़ के अगला, तो फिर आप एक सिस्टम डिफाइन कर देते हैं। आप उसे कहते हैं कि जनाब चलें, जैसे ये देखें कि आपने ये सेलेक्ट किया 2 नंबर, फिर 2 छोड़े, फिर 5 नंबर, फिर 2 छोड़े, फिर 8 नंबर, फिर 2 छोड़े, फिर 11 नंबर। इस तरीके से आप लोगों में से सैंपलिंग करते हैं जिसे हम सिस्टमैटिक सैंपलिंग कहते हैं। अब इसमें भी हर तरह के हर बंदे के सिलेक्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आपने कहाँ से शुरू करना है। हर किसी को पता ये ज़रूर है कि जब आपने शुरू करना है तो आप किसी एक नंबर से शुरू करेंगे, उसके बाद 2 छोड़ने के बाद जो है ना वो आगे चलते चले जाएंगे। तो जनाब उसमें यह है कि सिस्टमैटिक सैंपलिंग इज द वे ऑफ सैंपलिंग, जिसमें आप एक बंदा पहला स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप ये देखते हैं कि कितने कितने छोड़ के सिलेक्ट करने हैं। इसका आपको फायदा क्या होता है कि पूरी की पूरी जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है ना वो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आप सिंपल रैंडम सिलेक्शन में कर रहे हैं ना, तो आप ये भी कह सकते हैं कि 1 2 3 और 4 आ जाए, लेकिन ये आपने इसलिए नहीं किया कि आप बाकियों में से सिलेक्ट नहीं कर सकते थे। बाकियों में से भी आप सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन आपने सोचा कि चलो 1 2 3 4 ही सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ रैंडमली आपने पर्चियां डाली हुई थी 12, और जो पर्चियां 12 में से 4 निकाली वो 1 2 3 और 4 की थी। तो रैंडम सिंपल रैंडम सिलेक्शन इज पर्चियां, और फिर उसके बाद जो सिस्टमैटिक सैंपलिंग है वो ये है कि आपने देखा कि किस तरीके से आपने पॉपुलेशन वैल्यू, या आपने कहा चलने पहला 2 नंबर सेलेक्ट कर लिया, फिर 5, फिर 8, फिर 11। दिस इज व्हाट वी कॉल सिस्टमैटिक सैंपलिंग। Then there is another sampling method which is called stratified sampling. Stratified sampling ये होती है कि आप अपने जो डाटा है उसको
सेम टाइप के ग्रुप्स में डिफाइन कर दे। देखें एक ग्रुप ये बन गया, ये देखें ये बंदे भी बने हुए हैं तो इनका कलर भी वाइट वाइट सा है। फिर दूसरा ग्रुप ये बन गया, फिर तीसरा ग्रुप ये बन गया जो लाइट ग्रे से हैं। तो जनाब आपने अपनी पॉपुलेशन को किसी खास बेस पे डिफरेंट टाइप की स्मॉल पॉपुलेशंस में डिफाइन कर दिया और उसको हर एक को स्टार्टा कहते हैं, स्मॉल पॉपुलेशंस, और हर पॉपुलेशन में से अपनी मर्जी से कुछ कुछ नंबर ऑफ पीपल सिलेक्ट कर ली। आपने कहा कि जनाब पहले जो ग्रुप नंबर 1 है, फॉर एग्जांपल दिस कैन बी डन कि ये है जी मैन, वुमेन, दिस कैन बी मैन एंड दीज आर चिल्ड्रंस। तो आपने मैन सेलेक्ट किए, वुमेन सेलेक्ट किए और चाइल्ड सेलेक्ट किए और हर एक में से बाद में रैंडमली कुछ सेलेक्ट कर लिया, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। इसे हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी कहते हैं कि आपने पहले एक छोटी पॉपुलेशन बनाई, 3-4 छोटी छोटी पॉपुलेशंस बनाई और उसके बाद उसमें से जो है ना वो सैंपल सिलेक्शन कर ली। इसे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी इसलिए कहते हैं कि पहले आपने जो है ना वो सैम्पलिंग की, फिर उसके बाद दूसरी सैम्पलिंग, फिर उसके बाद तीसरी सैम्पलिंग, राइट। ओके, तीसरी चीज़ है जी क्लस्टर सैम्पलिंग। पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट ग्रुप्स। ये आपने डिफरेंट क्लस्टर्स बना लिए, यानी कि लोगों को इकट्ठा कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेलिटी। आपने स्ट्रैटिफिकेशंस कर ली, आपने क्लस्टर्स बना लिए और उस क्लस्टर के अंदर से कोई एक क्लस्टर जो है ना वो पूरा का पूरा आपने सेलेक्ट कर लिया। दिस इज व्हाट वी कॉल क्लस्टर सैम्पलिंग। आपने लोगों को इकट्ठा कर लिया और फिर जहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए थे वहाँ पे जाके आपने उन सब को जो है ना वो कैलकुलेशन कर दी और फिर इस तरह से आपने ये फाइंड आउट कर लिया। तो पहला जो काम आपने ट्रू रिप्रेजेंटेटिव में करना है तो वो आपने ये करना है कि आपने सैम्पलिंग मेथड अच्छा सेलेक्ट करना है। एक बच्चे ने मुझे पता नहीं क्यों कहा कि जी सर ये पेपर में तो नहीं आता, आई कैन शो यू मोर देन 5 to 10 क्वेश्चन जो कि मेरे पास हैं फीडबैक के क्वेश्चन जिसमें ये चीज़ आती है कि सैम्पलिंग मेथड क्या है, इस तरह की सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है, इस तरह की सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है। तो आप यकीन जाने देयर इज़ नथिंग जो कि मैं आपको अभी एक्स्ट्रा में पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये आती हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक का मतलब है कि एक सिस्टम को फॉलो करते हैं आप कि अच्छा जी हर पांचों आइटम मैं चेक किया करूंगा, हर दूसरा आइटम मैं चेक किया करूंगा। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग नॉर्मली आपने देखा होगा ये जो बसें होती है ना इसमें जो टिकट चेकर्स होते हैं वो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि यार अच्छा चलें एक बस चेक कर लिया मैंने, फिर उसके बाद वो 2 बसें छोड़ देते हैं, फिर तीसरी बस चेक कर लेते हैं, फिर 2 और छोड़ देते हैं, फिर अगली चेक कर लेते हैं। तो इस तरह की सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होती है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में आप स्टार्टिंग पॉइंट खुद डिफाइन करते हैं और उसके बाद आगे चलते चले जाते हैं। जी इनकी एग्जांपल्स नेट पर सर्च करने से आपको मिल जाएंगी। बहरहाल मैं ये बात करता हूँ कि जो सिंपल रैंडम सिलेक्शन है ना ये ऐसे होता है कि जैसे आपने डिफरेंट गेम शोज़ में देखा होगा कि गेम शोज़ में जो है ना वो पर्चियाँ डाल देते हैं और पर्चियाँ डालने के बाद जो है ना वो सीट नंबर वाले को बुला लेते हैं, ठीक है जी। तो ये जैसे फ़ाद मुस्तफ़ा का शो होता है तो वो क्या करता है, वो 4-5 पर्चियाँ एक बॉक्स में से सेलेक्ट करता है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल सिंपल रैंडम सिलेक्शन। हर बंदा दुआ कर रहा होता है या अल्लाह मेरी पर्ची निकला है, या अल्लाह मेरी पर्ची निकला है, राइट। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो है ये नॉर्मली वहाँ पे चेक होती है जहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये अभी बसों वगैरह में जो चेकिंग होती है, जो फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं वो उन्होंने सोचा होता है कि अच्छा यार चलें मैं ना 4-5 ट्रक गुजर जाएं फिर उसके बाद अगला ट्रक चेक करूँगा, फिर वो 4-5 गुजर जाएंगे अगला ट्रक चेक करूँगा, यानी कि जिसमें उनको चेक करने में भी टाइम लग रहा है, सारे चेक भी नहीं कर सकते। जैसे ये जो है ना वो आप लोग सोच लें कि नाके के ऊपर कभी कभी पुलिस वाले जो है ना वो ये देखते हैं, वैसे तो पुलिस वाले चेक करते हैं किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंपल रैंडम सिलेक्शन आप उसे कहते हैं कि जी नाके के ऊपर पुलिस वाला जिसको भी दिल करेगा वो रोक लेगा। हाँ लेकिन हमें ये ज़रूर पता होता है कि अगर वो लोग जो है ना वो 2-4 गाड़ियों उन्होंने खड़ी की हुई हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप आराम से कौन से निकल जाएंगे, ठीक है जी। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग जो है वो नॉर्मली पॉपुलेशन को पहले कुछ सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टूडेंट्स कितना होता है जो वो ट्रैवल करते हैं, तो उसमें हम लोग जो है ना वो इस ग्रुप्स को मेल और फीमेल में अलग अलग डिवाइड कर दिया, क्योंकि मेल जो है वो डिफरेंट टाइप से ट्रैवल करते हैं, फीमेल जो है वो मेजॉरिटी लोकल पे ट्रैवल करती हैं। तो उन दोनों के इश्यूज़ जो है ना वो डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि अगर आप पर्सनल ट्रैवल करते हैं बाइक के ऊपर तो आप 50 किलोमीटर भी आएँ तो आपको उतना दुखेगा नहीं, और अगर फीमेल बेचारी को 10 किलोमीटर से आ रही है, 2 बसें उसको चेंज करनी पड़ी हैं, रिक्शे पे आ रही है, तो डैट इज़ अनदर स्टोरी, राइट। तो इस तरीके से हम लोग डिपेंड करता है कि आप कौन सा सैंपल, आपका सैंपल, आपकी पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन की क्वालिटीज़ क्या हैं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस आप पॉपुलेशन का करते हैं, उसके बाद आप उसमें से ये चीज़ डिफाइन करते हैं, राइट। अच्छा आगे चलते हैं जी। हम लोगों ने कहा पहली एफर्ट तो ये है
कि एक अप्रोप्रिएट सैंपल सिलेक्शन मेथड लगाया जाए, ऐसा सैंपल सिलेक्शन मेथड लगाया जाए जो कि हमारी करंट पॉपुलेशन के हिसाब से ठीक हो, राइट। तो इस तरह के मेथड्स में जब हम लोग अपनी पॉपुलेशन को फाइंड आउट, पॉपुलेशन से सैंपल फाइंड आउट करते हैं, तो हमें जो दूसरी एफर्ट जो लगानी चाहिए वो ये है कि हम लोग सैंपल साइज अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करें। बहुत छोटा सैंपल साइज सेलेक्ट करेंगे तो भी आपके पास मज़े का आंसर नहीं आएगा, बहुत बड़ा सैंपल साइज सेलेक्ट करेंगे तो भी आपके पास मज़े का आंसर नहीं आएगा। अब इसकी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी है कि आपको कितना कॉन्फिडेंस चाहिए हो और आपको कितना सैंपल सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट X% कॉन्फिडेंस, तो आपका सैंपल कितना होना चाहिए, राइट। पहले इस चीज़ को करने से पहले जरा सोचें कि आपका आंसर पे जो कॉन्फिडेंस है वो तब बढ़ेगा, आपका आंसर उस वक्त ज़्यादा अच्छा होता चला जाएगा जब आप ज़्यादा सैम्पलिंग करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने 5000 में से 50 लोगों का सैंपल लिया है तो आपका एक आंसर आया। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं, आपने 5000 में से 4500 लोगों का सैंपल लिया है और उसके बाद उसके ऊपर कैलकुलेशन किया है तो उसका एक आंसर आया। तो दोनों में से ज़्यादा एक्यूरेट आंसर किसका होना चाहिए? उसका होना चाहिए जो 4500 का सैंपल लिया है आपने। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यार जब आप 4500 का सैंपल ले रहे हैं तो फिर वो जो सैंपल सेलेक्ट करने का मकसद था वो तो वही फोत हो गया कि आप अपना टाइम बचाना चाह रहे थे, आप अपने रिसोर्सेज बचाना चाह रहे थे, लेकिन वो तो नहीं हो सका। आपने तो सैंपल ही इतना बड़ा सेलेक्ट कर लिया, क्यों? क्योंकि आप चाहते थे कि आंसर भी एक्यूरेट हो। तो क्या हम करें कि जनाब आपका सैंपल भी अप्रोप्रिएट साइज का हो और आपका कॉन्फिडेंस भी ज़बरदस्त हो, ठीक है जी। कि यार मतलब मैंने सैंपल बड़ा अप्रोप्रिएट लिया था, मैंने ना ज़्यादा छोटा सैंपल लिया ना ज़्यादा बड़ा सैंपल लिया और मेरे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो इंशाल्लाह हम लोग अगले 10-15 मिनट में समझ रहे होंगे। तो सैंपल की सिलेक्शन के अंदर हम लोगों ने दो बातें की। पहली ये थी कि जनाब आपने एक अच्छा अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग मेथड लगाना है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो सैंपल साइज सेलेक्ट करना है कि क्या इन 12 में से ये 4 सेलेक्ट करना अप्रोप्रिएट होगा या 12 में से 6 सेलेक्ट करने चाहिए या 12 में से 2 सेलेक्ट करने चाहिए। इस चीज़ को देखें तो जब आप इन दोनों चीज़ों को कंसिडर करेंगे तो आप इनिशियली एक अच्छा रिजल्ट बना पाएंगे, राइट। और उस अच्छे रिजल्ट को एस्टिमेशन करते वक्त पॉइंट एस्टिमेशन की बजाय इंटरवल एस्टिमेशन की तरफ ले जाएं तो आप ज़्यादा अच्छे आंसर पे पहुंच जाएंगे पॉपुलेशन के पैरामीटर के हवाले से।